आन्या जिस शख्स को अपने पास देखकर हैरान हो गई थी, यह और कोई नहीं विक्रम मेहता था, जो आन्या को देखकर मुस्कुरा रहा था। आन्या के हैरान चेहरे को देखकर विक्रम अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, आपको मैं याद हूँ, यह जानकर मुझे खुशी हुई। विक्रम की बात सुन आन्या उसे अजीब सा लुक देती है, तो विक्रम बात बदलते हुए अपने आसपास देखते हुए कहता है, वैसे चौहान परिवार की बहू लोकल मार्केट में कुछ ज्यादा शौकीन नहीं है। अन्या उसकी बात सुन आगे बढ़ते हुए कहती है, मेरा भी सेम ख्याल आपके बारे में है। मेहता परिवार तो इतना लो नहीं कि उनके बेटे को लोकल मार्केट आना पड़े। इतना बोल अन्या आगे बढ़ जाती है, लेकिन विक्रम उसकी अदा पर मुस्कुरा उठता है। वह भी जल्दी से उसके पीछे आते हुए कहता है, अच्छा वैसे आपने मेरे बारे में क्या सोचा? उसकी बात सुनकर उसकी तरफ कंफ्यूज होकर कहती है, जी। विक्रम अपनी बात को ठीक करते हुए कहता है, मेरा मतलब हमारी दोस्ती के बारे में। मैंने आपसे पूछा था ना? तो आन्या उसकी बात सुन सपाट लहजे में कहती है, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। तो फिर विक्रम मुंह बनाते हुए कहता है, आपने मौका कहाँ दिया एक दूसरे के बारे में जानने का? और वैसे भी मैंने अपना नाम तो बताया ही था। जब यह पता है आपको तो मैं अनजान कैसे हुआ? उसका बचपना देख आन्या को हल्की हंसी आ गई। वह हंसते हुए कहती है, आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हैं, वह भी सिर्फ एक दोस्ती के लिए। विक्रम उसकी हंसी में खोते हुए कहता है, आपके लिए मैं बच्चा बनने के लिए भी तैयार हूँ। अन्या उसकी बात सुन हिचकिचाते हुए कहती है, जी क्या आपने कहा? विक्रम अपनी बात पर रियलाइज करते हुए बात बदल कर कहता है, वह सब छोड़ो, अगर दोस्ती नहीं करनी तो एक कप कॉफी तो आप पी ही सकती हैं मेरे साथ। प्लीज अब इसके लिए मना नहीं करना, प्लीज प्लीज। विक्रम के बार बार रिक्वेस्ट करने पर अन्या अंत में हार मानकर हाँ कर देती है। वह जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन विक्रम की मासूमियत देखकर उसने सकुचाते हुए हाँ कर दी। विक्रम उसकी हाँ सुनते हुए कहता है, तो चलें, पास में ही एक कॉफी शॉप है, हम वहां पैदल भी चल सकते हैं। आन्या उसकी खुशी देख बस हाँ में सिर हिलाकर चलने लगती है। आन्या तो सामने देख रही थी, लेकिन विक्रम की नजर बार बार उसके चेहरे पर जा रही थी। वह उसे देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था और बिल्कुल टीन एज बॉय की तरह आन्या के कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। वही आन्या बस सामने देखते हुए शांति से चल रही थी। तभी उसकी नजर किनारे में लगे पानी पूरी के ठेले पर जाती है। उसका दिल वहीं अटक जाता है। बचपन की यादें, कॉलेज की मस्ती, दोस्तों का अड्डा, और साथ ही जब भी वह अपने पापा से रूठती थी तो उसके पापा उसके लिए गोलगप्पे लाते थे उसे मनाने के लिए। कभी कभी वह खुद पर घर पर ही बनाया करते थे। यह सब पल याद आते ही आन्या की आंखों में नमी आ जाती है। वह जब यहाँ आई थी तब से उसकी जिंदगी के हसीन पल कहीं खो से गए थे। वहीं विक्रम आन्या को उदास देख उसकी ओर देखता है जहां आन्या देख रही थी। उसे आज फिर आन्या के आंखों में वही दर्द दिखता है जो उस दिन उसने क्लब में देखा था, लेकिन किसी वजह से अब तक समझ नहीं पाया था। आन्या को देखकर कहता है, हम कॉफी की जगह गोलगप्पे खाकर अपनी दोस्ती की शुरुआत कर सकते हैं। यह सुनकर आन्या उसकी तरफ देखती है तो वह उसे चलने का इशारा करता है। आन्या अपना सिर हिलाकर ठेले की ओर बढ़ जाती है। विक्रम गोलगप्पे वाले भैया को गोलगप्पे बनाने को कहता है। वही आन्या विक्रम की तरफ देखते हुए कहती है, विक्रम। आन्या के मुंह से अपना नाम सुन विक्रम गर्दन घुमाकर उसकी तरफ मुस्कुराकर देखता है। आन्या अपनी बात आगे बढ़ाते हुए एटीट्यूड के साथ कहती है, तुम्हें पता है गोलगप्पे खाने का एक रूल होता है? विक्रम आन्या की बात सुन शौक होकर पूछता है, अच्छा वह क्या है? आन्या भी अब गोलगप्पे देख एक्साइटेड होते हुए कहती है, जो पहले रुकेगा पैसे उसे देने होंगे। विक्रम उसकी बात सुन आश्चर्य से कहता है, मुझे नहीं पता था कि चौहान परिवार की बहू इतनी कंजूस है। आन्या उसको घूरते हुए कहती है, बहाने बनाने की जगह यह क्यों नहीं कहते तुम डर गए? विक्रम उसके यह कहने पर अपने शर्ट के ऊपर की तरफ रोल करते हुए कहता है, ऐसी बात है तो विक्रम मेहता आज तुम्हें जीत के दिखाएगा। फिर गोलगप्पे वाले भैया की तरफ मुड़कर कहता है, चलो भैया आप लगाओ। आन्या भी अब काफी एक्साइटेड हो गई थी। आखिर कितने दिनों के बाद वह खुलकर अपनी जिंदगी के यह पल जी रही थी। उसने पहले ही पानी तीखा बनाने को कहा था। विक्रम और आन्या के बीच कंपटीशन शुरू होता है, लेकिन जैसे ही पहला गोलगप्पा विक्रम के मुंह में जाता है उसकी जीभ जलने लगती है।
उसे काफ़ी तीखा लग रहा था, पर जैसे ही उसकी नज़र आन्या के चेहरे पर जाती है, वह कहीं खो-सा जाता है। आन्या का मासूम-सा चेहरा जिस पर किसी का भी दिल आ जाए। वह मज़े में गोलगप्पे खा रही थी और विक्रम उसे देखते हुए गोलगप्पे खा रहा था। लेकिन 5-6 खाने के बाद ही विक्रम की हालत खराब होने लगी। उसकी आँखें लाल हो गई थी और अब उनमें पानी बहने लगा था। आन्या उसकी ऐसी हालत देखकर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। कितने दिन के बाद वह ऐसे खुलकर हँस रही थी। वहीं विक्रम खुद की परवाह छोड़ बस आन्या में खोया था। आन्या उसकी हालत देख जल्दी से पानी लेकर अपनी साड़ी का पल्लू भिगाकर उसके चेहरे और आँखों को पोंछती है और साथ ही उसे पानी पिलाती है। वह सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल लेट होने की वजह से सारी कार रुक गई थी। उन्हीं रुकी गाड़ियों में से एक गाड़ी में बैठा रुद्र अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके साथ उसका असिस्टेंट अमन और आगे की सीट पर जियान और ड्राइवर थे। तभी जियान की नज़र रोड के किनारे गोलगप्पे के ठेले पर जाती है, जहां आन्या थी। जियान के मुंह से हैरानी से निकल जाता है, आन्या मैडम। यहाँ रुद्र जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसके कान में आन्या का नाम सुनकर बड़े हो गए। हालांकि जियान ने काफी धीरे से कहा था, लेकिन रुद्र के कान के लिए बस आन्या का जिक्र ही काफी था। वह अपनी उंगलियां रोक सामने की ओर देखता है। सामने आन्या किसी लड़के का चेहरा अपने पल्लू से साफ कर रही थी और साथ ही काफी हंस-हंस कर उससे बातें भी कर रही थी। रुद्र को उसका चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उसकी पीठ से वह यह तो समझ गया कि यह उसके परिवार का सदस्य नहीं है। उसके मन में अब काफी सवाल उठ रहे थे, साथ ही उसका गुस्सा आन्या के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन वह कुछ कर पाता उससे पहले ट्रैफिक सिग्नल हो गया। इसी के साथ ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा दी। कार के आगे बढ़ने पर रुद्र के जहन में अब भी वही सीन चल रहा था। उसके दिल में एक टीस उठने लगी थी। कुछ दूर चलने के बाद रुद्र कार रोकने का इंस्ट्रक्शन देता है। किसी की उससे कुछ पूछने की भी या कहने की हिम्मत नहीं होती है। कार रुकने के बाद रुद्र सबको जाने को कहकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से कार को तेज रफ्तार में भगाते हुए निकल जाता है। विक्रम को हारते देख अन्या कहती है, क्या हुआ विक्रम मेहता, जो आज किसी से हारने वाला नहीं था। तो फिर विक्रम उसको देखकर धीरे से कहता है, तुम पर तो पहले ही हार बैठा है और आज तुमसे हार कर भी मुझे अपनी जीत दिखाई देती है। आन्या पूछती है, क्या कहा विक्रम। ना में सिर हिलाकर अपने वॉलेट से 2000 नोट गोलगप्पे वाले की तरफ बढ़ाता है। गोलगप्पे वाले भैया नोट देखकर कहते हैं, साहब मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। विक्रम वह पैसे उसे देते हुए कहता है, रख लो भैया, यह आपका इनाम है मुझे कुछ खास देने के लिए। यह बोलते हुए विक्रम की नज़र आन्या पर जाती है, जो उसे ही देखकर सोचते हुए मन में कहती है, लोग भी कैसे कैसे होते हैं। एक को तो इतना पैसा होने का घमंड है, तो दूसरे में पैसे को होकर भी उसकी कदर है। आन्या को खोया हुआ देख विक्रम उसे पुकारते हुए कहता है, कहाँ खो गई आप। कोई और कंपटीशन तो बाकी नहीं है ना। आज विक्रम की आवाज में डर था, जिसे देख आन्या मुस्कुराते हुए कहती है, डोंट वरी, आज के लिए इतना, कल की कल देखेंगे। फिर आन्या की बात सुन अपनी आंखों में शरारत भरकर कहता है, क्या बात है, हमने तो बस आज मिलने का सोचा था, पर आपने तो कल के लिए भी सोच लिया है। क्या बात है, हमारी कंपनी पसंद आ रही है आपको। विक्रम के ऐसे कहने पर आन्या उसे घूर कर कहती है, ज्यादा आगे की सोचने की आपकी आदत है। वैसे काफी लेट हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। बाय। इतना बोलकर आन्या कार की तरफ जाने के लिए बढ़ती है, तो विक्रम कुछ सोचकर भागते हुए उसके पास आकर साथ चलते हुए कहता है, वैसे आपने अब तक मेरा जवाब नहीं दिया। अब तो लगता है कि मुझे विंटेज क्लब के मेंबरशिप ले लेनी चाहिए। विक्रम की बात सुन आन्या हल्का मुस्कुराती है, फिर कुछ सोचकर कहती है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सो ट्राई। इतना बोल अन्या कार के पास आ जाती है, जहां ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर आन्या को आते देख पीछे का दरवाजा खोल खड़ा हो जाता है। आन्या एक नज़र मुड़कर विक्रम को देखती है, जो मुंह फुलाए उसे ही देख रहा था। वह विक्रम का चेहरा देखकर कार में बैठने की बजाय उसके पास आकर प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, मिस्टर विक्रम मेहता, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे। आन्या का इतना कहना था कि विक्रम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह जल्दी से अपना हाथ आन्या के हाथ से मिलाते हुए कहता है, जरूर। यह सुनकर आन्या बस मुस्कुरा देती है और जल्दी से विक्रम से अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, ऑल राइट, अब मैं चलती हूँ। घर में दादाजी
वेट कर रहे होंगे, बाय। विक्रम खुशी खुशी बाय कहता है। आन्या भी जल्दी से कार में बैठ वहां से निकल जाती है। वह इतना खुश था कि वह अपने आसपास लोगों को हक कर रहा था। उनसे कहता है वह मेरी दोस्त बन गई, वह मेरी दोस्त है। विक्रम खुशी से पागल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ आन्या घर पर आ चुकी थी विक्रम के साथ। आज अपनी पुरानी लाइफ जीकर उसे बहुत अच्छा लगा। वह अपनी खुशी में मगन थी, सबके लिए खाना बनाती है और सबके साथ हंसी खुशी डिनर करती है। सब काम खत्म होने के बाद जब वह कमरे में आती है तो उसकी नज़र खाली कमरे में जाती है। उसे रुद्र की याद आती है, साथ ही उसकी आज की बेरुखी भी याद आती है। वह उदास होकर एक नज़र घड़ी को देखती है। काफ़ी वक्त हो चुका था, रुद्र अब तक घर नहीं आया था। आन्या ने सोचा कि यह तो उसकी पुरानी आदत है, जब आना होगा आ जाएगा। इतना सोच वह फ्रेश होकर सोने के लिए सोफे पर चली जाती है, लेकिन उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी। उसका ध्यान बार-बार अपने सामने खाली बेड पर जा रहा था। शायद कुछ दिनों से उसे सोते जागते रुद्र को देखने की आदत हो गई थी। आन्या काफ़ी वक्त तक रुद्र का इंतज़ार करती रही, लेकिन रुद्र अब तक नहीं आया। इंतज़ार करते-करते आन्या की आँख लग गई। सुबह का वक्त था। आन्या शक पकाते हुए उठती है और एक नज़र घड़ी पर डालती है। इस वक्त सुबह के 6 बज चुके थे। वह फिर अपनी नज़र कमरे में दौड़ाती है, लेकिन कमरा अभी रात के जैसा था और रुद्र उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर आन्या को कुछ बेचैनी हुई। वह जल्दी से बेड से उठकर बाथरूम जाती है और तैयार होकर नीचे आती है। फिर आसपास देखती है तो सब शांत था, बिल्कुल नॉर्मल। आन्या वहां जाते हुए एक नौकर से पूछती है, सुनो, क्या रुद्र कल घर आए थे? वह नौकर ना में सिर हिलाते हुए कहता है, मैम नहीं, सर घर नहीं आए थे। हाँ, लेकिन उनका बॉडीगार्ड जियान रात को घर आया था, पर सुबह जल्दी जल्दी में वह भी कहीं निकल गया। यह सुनकर आन्या कुछ परेशान हो जाती है, लेकिन वह अपने भाव को छुपाते हुए उस नौकर को जाने का इशारा करती है। वह नौकर भी वहां से चला जाता है। अब आन्या बेचैन सी वापस अपने कमरे में चली जाती है। रुद्र के पूरी रात घर न आने पर आन्या का दिल बेचैन हुआ जा रहा था। वह अभी ठीक से रुद्र को जानती भी नहीं थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। तभी उसके दिमाग में दिग्विजय जी का ख्याल आया। वह खुद से कहती है, इनके बारे में जरूर दादाजी को कुछ पता होगा, पर डायरेक्ट जाकर पूछना कुछ अजीब है। फिर आन्या कुछ सोचकर अपने डेली के कामों के लिए चली जाती है। नाश्ते के समय सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। आन्या सबको सर्व करती है। वहां बैठे किसी ने भी रुद्र का कोई जिक्र नहीं किया और आन्या की कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सबके चले जाने के बाद आन्या अपने दिल की उथल पुथल लेकर अपने कमरे में आ जाती है। पूरा दिन उसकी बेचैनी और रुद्र के ख्यालों में गुजरता है। आन्या को खुद नहीं पता आखिर उसे रुद्र के ना होने से इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी। दिन के साथ रातें भी वैसे ही गुजरी। ऐसे ही रुद्र एक हफ्ते से घर नहीं आया। आन्या को बस बातों बातों में इतना ही पता चला कि रुद्र किसी काम से बाहर गया है और कब आएगा किसी को इस बात की खबर नहीं। उसको रुद्र की काफी फिक्र होने लगी थी, लेकिन उसने यह बात अपने मन में ही दबा दी, किसी को कुछ जाहिर नहीं होने दिया। आन्या दादाजी के कमरे में जा रही थी, तभी उसकी नज़र सामने से आते रेहान पर पड़ी। वह हंसते हुए तविश को किसी बात पर चिढ़ाते हुए अंदर आ रहा था। रेहान का सारा ध्यान तविश पर था, जो उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी आकाश जी से उसकी टक्कर हो जाती है और उनके हाथ से शीशे का एक छोटा बॉक्स जैसी चीज टूटकर जमीन पर गिर जाती है, जिससे रेहान हड़बड़ा जाता है। पर जब उसकी नज़र आकाश जी पर पड़ती है तो वह कुछ बोलते बोलते खामोश हो जाता है। आकाश जी टूटे बॉक्स को देखकर गुस्से में आग बबूला होते हुए रेहान को काफी बेरुखी से देखते हैं। वह उसे डांटते हुए कहते हैं, एक बार फिर तुमने मुझसे मेरी कौशल्या की आदत छीन ली। तुम्हारी वजह से हर बार मुझे मेरी कौशल्या से दूर होना पड़ता है। दूर रहो मुझसे और मेरी कौशल्या की यादों से। रेहान अपने पिता से बातें ऐसी सुन चुप ही रहता है। उनकी बातें उसे अपने दिल में चुभन का एहसास दिला रही थी। वह बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला जाता है और तविश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वही आन्या को आकाश जी को खुद के बेटे से ऐसे बात करके देख आश्चर्य होता है। उसने यह बात काफी बार नोटिस की थी कि आकाश जी और उसके दोनों बेटों के बीच कुछ ठीक नहीं है।
ना बेटे को बाप से मतलब है, ना बाप को बेटों से। उन्हें देख शायद ही कोई उनके रिश्ते का अंदाजा लगा सकता था। उसे लगा कि आकाश जी का स्वभाव ही ऐसा होगा, इसलिए वह किसी से बात नहीं करते। उसको रेहान के लिए काफी बुरा भी लगता है। वह उसके कमरे में चली जाती है। रेहान अपने रूम में शांत बस खिड़की के बाहर देख रहा था। तविश उससे बात करने की, उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने किसी का जवाब नहीं दिया। तविश जानता था कि रेहान अभी काफी दुखी है और शायद ही किसी से कुछ शेयर करे, इसलिए वह भी वहीं उसके पास खड़ा हो गया उसका साथ देने के लिए। तभी उसके कमरे का दरवाजा नॉक होता है। आन्या अपने हाथ में एक मेडिकल बॉक्स लेकर अंदर आती है। रेहान आन्या को देख अपने दर्द को छुपाते हुए झूठी मुस्कान के साथ कहता है, अरे भाभी, आप मेरे कमरे में, कुछ काम था? आन्या हाँ में सिर हिलाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाती है और उसका हाथ आगे करके मेडिकल बॉक्स से दवा निकालकर लगाने लगती है। कांच के टूटने पर रेहान के हाथ में भी कट लग गया था। उस वक्त रेहान को इस बात का आइडिया ही नहीं हुआ था, लेकिन आन्या ने देख लिया था। वह प्यार से रेहान के हाथ की चोट साफ करके उसे दवा लगाती है। अब तक दोनों के बीच खामोशी थी। आन्या पट्टी करके बॉक्स बंद करती है, फिर रेहान की तरफ देखकर प्यार से उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, रेहान तुम ठीक हो? आन्या का इतना कहने से रेहान के दिल का वो बंद दरवाजा टूट गया जो उस दर्द से भर चुका था। रेहान जल्दी से नीचे बैठकर आन्या की गोद में सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आन्या अभी बिना कुछ कहे उसके सिर को प्यार से सहलाती है। रेहान काफी देर वैसे ही आन्या की गोद में सिर रख के शांत सा बैठा रहता है। उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंद गिरती है, जिससे वह आन्या से छुपा कर पोंछ लेता है। रेहान को ऐसे देख आन्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हमेशा हंसते खेलते रहने वाले रेहान को यूं खामोश देखकर उसे जानने की इच्छा होने लगी कि आखिर क्या वजह बाप बेटे के बीच की दूरी की है। आन्या पूछना तो चाहती थी, लेकिन रेहान की हालत देख उसके जख्मों को कुरेदना उसे ठीक नहीं लगा। रेहान यूं ही आन्या के गोद में सिर रखकर सो गया। आन्या और तविश उसे बेड पर सुलाकर वहां से बाहर आ गए। तभी सान्या की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू भाभी, आपने रेहान को जो प्यार और अपनापन दिया, उसे उसी की जरूरत है। आन्या तविश की बात सुनकर अपनी सोच में गुम होकर कहती है, तविश क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? आखिर क्या वजह है डैड के ऐसे रेहान के प्रति रिएक्ट करने की? तविश कहता है, वजह कौशल्या आंटी की मौत से जुड़ी है और यह बात पता नहीं मैं कैसे कहूँ। बेहतर होगा आप रेहान या दादाजी से ही पूछ ले। इतना बोलकर तविश वहां से चला जाता है और आन्या को सवालों में और उलझा देता है। आन्या कुछ सोचती है और अपने काम में लग जाती है। सबके डिनर के बाद आन्या दादाजी की दवाई और दूध का गिलास लेकर उनके कमरे में जा ही रही थी कि उसका ध्यान आकाश जी के कमरे से आ रही आवाज पर जाता है। आन्या अपने कदम उस ओर बढ़ा देती है। दरवाजा खुला होने की वजह से वह अंदर आसानी से देख पा रही थी। आकाश जी अपने आसपास वही कांच के टुकड़े लिए बैठे थे और उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांच के टुकड़े तेज होने की वजह से जुड़ नहीं रहे थे, साथ ही उन्हें कट भी लग रहा था, जिससे आकाश जी काफी उदास होते हुए कहते हैं, तुम्हारी एक भी याद को मैं खोने नहीं दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक करके रहूंगा। यह बोलकर वह वापस से कोशिश करते हैं, लेकिन ना जुड़ने की वजह से वह सारे कांच के टुकड़ों को एक बॉक्स में रखकर कमरे की बालकनी में चले जाते हैं। आन्या यह सब ध्यान से देख रही थी। वह कुछ सोचते सोचते वापस से दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में दिग्विजय जी अपनी किताब पढ़ रहे थे। आन्या को आता देख वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपने मेरी आदत बिगाड़ दी है आन्या बेटा। फिर कुछ सोचकर अपनी बात सही करते हुए कहते हैं, मेरी ही नहीं, इस घर के हर सदस्य की आदत बिगाड़ दी है। दिग्विजय जी अब आन्या को देखते हैं। आन्या अपनी सोच में ही गुम थी, इसलिए वह उनकी बात पर कुछ नहीं कहती और चुपचाप उन्हें दवा और दूध दे देती है। दिग्विजय जी जब आन्या को परेशान देखते हैं तो वह उससे प्यार से पूछते हैं, आन्या बेटा क्या हुआ? कोई परेशानी है आपको? इतनी दुखी क्यों हो? रुद्र ने आपसे कुछ कहा था ना? दिग्विजय जी के कहने पर जैसे होश में आती है, वह उन्हें देखकर अपना सिर पहले हाँ में फिर ना में हिलाती है। आन्या के ऐसा कहने पर दिग्विजय जी उसे अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, आप मेरे पास बैठो और अब बताओ बात क्या है?
आन्या अपना सिर हाँ में हिलाकर उनके सामने बैठकर हिचकिचाते हुए कहती है, वाह दादाजी, अगर मैं कुछ आपसे पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आन्या के ऐसे कहने पर दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए विश्वास के साथ कहते हैं, आन्या बेटा, मैं आपको इस घर की बहू बनाकर लाया था, लेकिन आपने अपने प्यार से इस घर में और मेरे दिल में एक बेटी की जगह बना ली है, और एक बेटी इतना सोचकर अपने दादाजी से बात नहीं करती। आपको जो भी पूछना है पूछो। आन्या दिग्विजय जी के ऐसे कहने पर आकाश जी को लेकर कुछ कहती है, दादाजी, वाह, आज मैंने डैड को, रेहान को, उन्हें बुरा भला कहते हुए सुना कि उसकी वजह से माँ उनसे दूर हो गई है। रेहान ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी उसके दिल का दर्द वह साफ बयां कर रही थी। डैड और रेहान के बीच ऐसा क्या है दादाजी? क्यों एक पिता अपने खुद के बेटे से इस तरह बात करते हैं? उनका रिश्ता ऐसा क्यों है? आन्या के सवाल सुनकर दिग्विजय जी खामोश हो गए। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था कि आन्या के मन में यह सवाल एक ना एक दिन जरूर आएगा। कुछ पुराने जख्म थे जिन्हें वक्त भी भर नहीं पाया था। दिग्विजय जी खामोश से आन्या को देखते हैं। उनका दिल कह रहा था, जो जख्म वक्त नहीं भर पाया उसे आन्या भर देगी। लेकिन दिग्विजय जी ने जैसे ही अपना मुंह कुछ कहने के लिए खोला ही था कि उनके कमरे का दरवाजा खोल रुद्र गुस्से में अंदर आता है। आन्या और दिग्विजय जी दोनों की नजर रुद्र पर जाती है। आन्या इतने दिनों बाद रुद्र को सही सलामत देख एक राहत की सांस लेती है। वहीं रुद्र आन्या को देख अपने कड़क आवाज में दिग्विजय जी से कहता है, दादाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वह भी अकेले में। अकेले शब्द पर वह कुछ ज्यादा ही जोर देता है। आन्या समझ जाती है कि रुद्र वहां से जाने को कह रहा है, इसलिए वह जल्दी से उठते हुए दिग्विजय जी से कहती है, दादाजी, मैं चलती हूँ, हम बाद में बात करेंगे। इतना बोलकर वहां से जल्दी से निकल जाती है। उसके निकलते ही रुद्र कमरे का दरवाजा काफी जोर से बंद करता है, जिसकी आवाज सुन आन्या सहम जाती है। वह समझ गई कि रुद्र इस वक्त काफी गुस्से में है और इस वक्त उसके सामने जाना सच में मौत को दावत देने जैसा है। वह से अपने कमरे में न जाकर बाहर गार्डन में चली जाती है। रुद्र दिग्विजय जी के कमरे में 10 मिनट बाद गुस्से में निकलकर सीधे अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आन्या को न देख अपना कमरा अंदर से बंद करके सीधा बेड पर लेट जाता है। उसके दिल दिमाग में इस वक्त आन्या के लिए गुस्सा और नफरत थी। वह अब तक उस सीन को भूला नहीं था जब आन्या किसी और लड़के के करीब थी। उसकी नज़र में आन्या एक चालाक लड़की थी। आकाश जी अपने कमरे में काफी परेशान से इधर से उधर कुछ खोज रहे थे। जब उस अच्छे से खोजने के बाद भी उन्हें वह चीज नहीं मिलती है, तो वह सीधा घर के नौकरों को बुलाते हैं और गुस्से में सबसे पूछते हैं, किसने मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बिना मेरी चीजों को छूने की हिम्मत की? सभी नौकर सहमे से खड़े अपना सिर ना में हिलाते हैं। यह देख आकाश जी लगभग चीखते हुए कहते हैं, तो कहाँ गया वह बॉक्स? सब सच बताओ मुझे, नहीं तो मैं। वह इतना बोले ही थे कि मुन्ना भागकर उनके कमरे में आता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स उनकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, साहब, शायद आप इस बॉक्स को ढूंढ रहे हैं। आकाश जी नौकर के हाथ में वह बॉक्स देख तुरंत उससे छीनकर उसे ठीक से देखने लगते हैं। जैसे ही वह बॉक्स खोलकर अंदर देखते हैं, उन्हें काफी हैरानी होती है। उस टूटे हुए बॉक्स को किसी ने काफी जतन से पहले जैसा बना दिया था, और इसी के साथ ही जितनी दरारें थी उनको खूबसूरती से सजा दिया था। यह देख आकाश जी की आंखों में नमी तैर गई। उनकी कौशल्या की यादें वापस से उनके पास आ गई थी। आकाश जी नम आंखों से मुन्ना को देखकर कहते हैं, यह तुमने वह इतना ही कहे थे? कि मुन्ना जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं साहब, यह मैंने नहीं किया, वह तो छोटी मैडम ने मुझे यह बॉक्स आपको देने को कहा और साथ ही आपको नाश्ते के लिए नीचे आने को भी कहा है। मुन्ना की बात सुनकर आकाश जी असमंजस में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था यह ठीक किसने किया, और अगर आन्या ने किया तो उनके मन में काफी सवाल थे। मुन्ना और बाकी नौकर वहां से चले गए। आकाश जी उस बॉक्स को अब तक अपने हाथों में थामे देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक नोट पर पड़ती है। वह उसे बॉक्स से निकाल कर पढ़ने लगते हैं। कांच में अगर यादें बसे तो कभी कभी टूट जाती हैं, लेकिन अगर यही यादें दिल में बस जाएं तो वह कभी नहीं मिलती।
यह लाइन पढ़ वो काफी हैरान हो गए। वह बार बार उस लाइन को पढ़ते हैं। यह लाइन उनकी कौशल्या की कही गई लाइन जैसी थी। ऐसी ही कुछ बातें कौशल्या ने एक बार उनसे कही थी और आज वही अपने सामने पढ़कर वह आउट हो गए थे। वह बॉक्स को प्यार से छूकर अपने कौशल्या को याद कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सब नाश्ते के लिए आ चुके थे। रुद्र भी वहीं था, लेकिन आज उसने आन्या को एक नज़र भी नहीं देखा। उसका गुस्सा और नफरत आन्या के लिए शांत नहीं हुई थी। आन्या सबको उनका मॉर्निंग ड्रिंक सर्व कर रही थी कि रेहान की नज़र आन्या की उंगलियों पर जाती है जिनमें बैंडेज बंधा हुआ था। यह देख रेहान उसका हाथ पकड़कर उसे देखते हुए फिक्र से कहता है, भाभी यह क्या हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लगी? रेहान के ऐसा कहने पर सबकी नज़र आन्या से होते हुए उसके हाथ पर जाती है, सिवाय रुद्र के। आन्या जल्दी से अपना हाथ पीछे करते हुए कहती है, अरे यह तो छोटी सी चोट है, बस कुछ ढूंढ रही थी स्टोर रूम में तो वहीं लग गई। दिग्विजय जी आन्या की बात सुन फिक्र से कहते हैं, अरे बेटा आपको क्या जरूरत थी खुद से काम करने की? इतने सारे नौकर हैं, उनमें से किसी को बोल देती देख लेता। आन्या जल्दी से दिग्विजय जी को जूस देते हुए कहती है, छोटी सी चोट है दादाजी, जल्दी ही ठीक हो जाएगी, आप लोग सब चिंता ना करें। तभी रेहान आन्या को अपने पास बैठाते हुए हक से डांट लगाते हुए कहता है, भाभी पहले आप बैठो, हम छोटे बच्चे नहीं हैं कि अपना ब्रेकफास्ट खुद ना ले सके। चलो आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। आन्या ना में सिर हिलाते हुए रेहान को मना करती है, लेकिन रेहान अपने हाथ से उसे जूस पिलाने लगता है। आन्या और रेहान का बॉन्ड देख सब मुस्कुरा देते हैं। दिग्विजय जी आन्या और रेहान को देख मन में कहते हैं, मेरा फैसला गलत नहीं था। आन्या ही इस अधूरे बिखरे परिवार को पूरा कर सकती है। जैसे उसने रेहान को संभाल कर उससे अनोखा रिश्ता बना लिया है, मुझे पूरा विश्वास है ऐसा ही रिश्ता वह रुद्र से भी जोड़ लेगी। बस मेरा परिवार ऐसे ही रहे। अब मेरी यही दुआ है और आखिरी इच्छा भी वही। टेबल के आखिरी में बैठे आकाश जी ने यह सब देख लिया था। आन्या के उंगलियों का हाल यह साफ बयां कर रहा था कि उस टुकड़े को आन्या ने ही जतन से जोड़ा था और उस कागज में लिखा नोट वह भी आन्या ने ही लिखा था। उनके दिल में बस यही उलझन थी कि आखिर कोई कैसे उनकी कौशल्या जैसी हो सकती है। आन्या के आने से उनके घर में जो रौनक है वह कभी उनकी कौशल्या के रहने पर होती थी। यह सब सोच सोचकर आकाश जी की आंखें नम हो गई। वहीं रुद्र सब कुछ इग्नोर करके ऑफिस के लिए निकल गया। रुद्र का उखड़ा रूप अभय बखूबी नोटिस कर रहा था, लेकिन अभी उससे कुछ पूछना अभय को कुछ ठीक नहीं लगा। नाश्ते के बाद सब अपने अपने काम के लिए चले गए। आकाश जी अपने कमरे में अब भी उस बात के लिए सोच में गुम थे। अन्य के हाथ में चोट होने के कारण वह कुछ कर नहीं पा रही थी, इसलिए वह आराम करने अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आते ही उसकी नज़र सोफे पर पड़ी रुद्र की वाइट शर्ट पर पड़ती है। वह सोफे पर बैठ उस शर्ट को अपने हाथों में लेकर रुद्र की खुशबू को महसूस करती है। ऐसा नहीं कि उसने रुद्र का ऐसा इनोसेंट बिहेवियर नोटिस नहीं किया था। उसको यह बात खल रही थी कि उनके रिश्तों में इतनी दूरी थी कि आन्या चाह कर भी उन्हें बदल नहीं पा रही थी। रुद्र उसकी समझ से परे था और साथ ही वह अपने दिल में कोई झूठी उम्मीद भी नहीं रखना चाहती थी। वह ऐसे ही रुद्र के बारे में सोचते सोचते उस शर्ट को हक किए हुए सो जाती है। शाम का वक्त आकाश जी अपने कामों में लगे थे कि उन्हें एक कॉल आता है, जिसे सुन करके उनके चेहरे पर रंग एक ही पल में उड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे फोन की दूसरी तरफ की बातें सुन रहे थे, वैसे वैसे उनका चेहरा गुस्से से लाल हुए जा रहा था। वह तुरंत अपना फोन काट कर गुस्से में दनदनाते हुए कमरे से निकल जाते हैं। इधर हॉल में रुद्र आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। डिनर में समय होने के कारण वह आज सबके साथ नीचे हॉल में बैठा था। दिग्विजय जी और रुद्र कुछ बिजनेस रिलेटेड बात कर रहे थे और रेहान तविस अपनी ही धुन में लगे थे। अब तक अभय भी आ चुका था और वह भी सबके साथ वहीं हॉल में बैठ गया। तभी उनके सामने वाला टेबल का कांच किसी की चीज के जोर से फेंकने पर टूट जाता है। आवाज सुन सब हैरत से खड़े हो जाते हैं, सिवाय रुद्र के। वह अब भी एकटक उस टूटे हुए कांच को देख रहा था। तभी उसके कानों में आकाश जी की आवाज सुनाई पड़ती है। वह सीढ़ियों के पास खड़े होकर लगभग गरजते हुए कहते हैं, रुद्र
रुद्र का नाम पुकारने पर सब रुद्र को देखते हैं। आकाश गुस्से में आगे चलकर आते हैं और रुद्र के ठीक सामने खड़े होकर गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कौशल्या के सपने को तोड़ने की? तुम समझते क्या हो अपने आप को? इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया है। तुम किसी की भी चीज पर अपने हुकूमत करोगे? तुम चाहो जो करो, लेकिन मेरी कौशल्या की याद को, उनके सपने, उसकी निशानी से दूर रहना, समझे? तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरी कौशल्या की किसी भी चीज पर। आकाश जी के ऐसा कहने पर रुद्र भी अब गुस्से में आ गया। वह भी ठीक आकाश जी के सामने खड़ा होकर उनकी आंख में आंख मिलाकर गुस्से में कहता है, मेरी माँ है वह, और अपनी माँ से जुड़ी हर चीज पर हक है मेरा, और इसके लिए मुझे आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। आप कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। आकाशवीर रुद्र की बात सुन गुस्से में गरजते हुए कहते हैं, रुद्र। रुद्र भी तेज आवाज में बढ़ते हुए कहता है, चिल्लाइए मत मिस्टर आकाश राज चौहान। दोनों बाप बेटे को लड़ते देख दिग्विजय जी उनके बीच में आकर अपनी रौबदार आवाज में कहते हैं, शांत हो जाओ तुम दोनों। यह क्या हरकत है? और तुम अभी अपने कमरे में जाओ। दिग्विजय जी के ऐसे कहने पर दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तब भी वह दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। दिग्विजय जी ने जब दोनों को एक दूसरे को घूरते हुए देखा तो इस बार थोड़ा कड़क आवाज में कहते हैं, रुद्र, मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। इस बार रुद्र आकाश जी को घूरता हुआ वहां से तेज कदमों से चलकर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चला गया। रुद्र के जाने के बाद दिग्विजय जी आदेश देते हुए कहते हैं, आकाश तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना बोलकर भी अपने कमरे की तरफ चले गए। आकाश जी काफी गुस्से में थे, लेकिन अपने पिता की बात का उल्लंघन न करते हुए अपने गुस्से को एक गहरी सांस लेकर काबू करते हुए वहां से दिग्विजय जी के कमरे की ओर चल दिए। सबके जाने के बाद रिहान भी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सब अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्या को इस मैटर की कोई खबर नहीं थी। वह तो बैकयार्ड में बने पुराने कमरे में कुछ पुरानी यादें खुशी खुशी पीछे के रास्ते से ऊपर लेकर जा रही थी। तभी सामने से आते रुद्र की नजर उस पर पड़ी और साथ ही उसके हाथ में पकड़ी हुई वह पुरानी चीजों को देखा, जिससे उसका कुछ मीठा तो कुछ दर्द भरा बचपन जुड़ा था। वह यह सब देख और आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आगे बढ़कर झटके से आन्या का हाथ पकड़ लेता है। उसके अचानक ऐसा करने से आन्या कुछ सहम जाती है और साथ ही उसके हाथ से वह बॉक्स टूट कर नीचे गिर जाता है। रुद्र किसी बात की परवाह न करते हुए आन्या को गुस्से में लगभग खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। रुद्र आन्या को गुस्से में ले जा रहा था। उसने इतनी कसकर आन्या का हाथ पकड़ा था कि उसके हाथ की चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर रही थी और साथ ही कुछ टुकड़े उसके और रुद्र दोनों के हाथ में चुभ गए। दोनों का खून एक दूसरे में मिलकर नीचे गिर रहा था। रुद्र के ऐसा करने पर आन्या तो एक पल के लिए सुन्न पड़ जाती है, पर कुछ कदम चलने पर उससे होश आता है कि रुद्र की पकड़ को वह अपने हाथों पर देखती है, जहां उसे अब काफी दर्द हो रहा था। लेकिन रुद्र के गुस्से को देख आन्या कुछ कह नहीं पा रही थी। शब्द जैसे उसके गले में ही अटक गए थे। उसका दिल दिमाग ही दोनों सुन्न पड़ चुका था। रुद्र आन्या को अपने साथ छत के बैकयार्ड की तरफ ले जाता है और उसका हाथ झटक कर उसे अपने करीब खींचता है, जिस पर आन्या की धड़कनें डर से बढ़ने लगती हैं। रुद्र आन्या का झुका हुआ सिर अपने दूसरे हाथ से उसके जबड़े से ऊपर उठाता है। आन्या उसके ऐसा करने पर सीधा उसकी आंखों में देखने लगती है। रुद्र की आंखों में नफरत, गुस्सा और साथ ही कुछ पुराने दर्द थे जो आन्या साफ देख सकती थी। रुद्र गुस्से में कहता है, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, दूर रहो मुझसे और मेरी जिंदगी से, और साथ ही मेरे घर के मामलों से भी। तुम बस यहाँ सिर्फ मेरे दादाजी की ख्वाहिश हो, वरना तुम जैसी को तो मैं अपनी आंख उठाकर भी नहीं देखता। मेरे घर वालों के मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, और खबरदार मेरे या मेरे से जुड़े किसी भी इंसान के अतीत में झांकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो तुम अच्छी बहू बनने का या नाटक कर रही हो, यही करके तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, धोखा दे सकती हो, पर मेरे सामने यह तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा। वक्त खत्म होते ही मैं तुम्हें इन सब की जिंदगी से ऐसे फेंक दूंगा कि किसी को तुम्हारी याद भी नहीं आएगी। या जो अच्छा बनकर यहाँ के ऐशो आराम पर हमेशा के लिए राज करना चाहती हो ना,
तो यह बस तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। तुम जैसी लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, साथ ही पैसों के लिए कुछ भी कर जाए। तुम जैसी का तो कोई ईमान नहीं होता, आज किसी को तो कल किसी और की, लेकिन जब तक इस चौहान परिवार की बहू होने का नाम तुमसे जुड़ा है, याद रखना इसकी इज्जत पर जरा सी आंच आती है तो वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। इतना बोल रुद्र झटके से आन्या को छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। रुद्र ने एक बार भी नहीं देखा कि आन्या किस हाल में है। वही आन्या रुद्र के शब्द से काफी हर्ट हुई थी। वह बस अपनी दुखती आंखों से रुद्र को जाता देख रही थी। बादल काफी जोर से गरज रहे थे, तेज हवा जैसे सब कुछ उड़ाकर ले जाने की फिराक में थी। कुछ देर में काफी तेज बारिश भी होने लगती है। बारिश के साथ साथ आन्या के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी अपने कमरे की खिड़की के बाहर बारिश को देखते हुए खामोश खड़े थे और साथ ही आकाश जी उनके पीछे थे, खामोशी से अपने पिता को देख रहे थे। वह दोनों जब से कमरे में आए थे, आकाश जी ने ना कुछ कहा था, ना दिग्विजय जी ने कुछ। दिग्विजय जी बाहर बारिश को देखकर एक दुखी स्वर में कहते हैं, उस दिन भी कुछ ऐसा ही तूफान आया था और हमारी कौशल्या बहू को अपने साथ ले गया। उनका ऐसा कहना आकाश जी की आंखों में नमी तैर गई, जैसे उनके आंखों के सामने कौशल्या का दर्द भरा चेहरा आ गया। दोनों उस पल जैसे कमजोर पड़ चुके थे। दिग्विजय जी अपने जज्बातों को काबू कर पलटकर आकाश जी से कहते हैं, तुम्हें दर्द जरूर है, लेकिन उसमें छुपा हुआ दर्द वह चाह कर भी नहीं छुपा पाते। आकाश, अगर तुमने अपनी पत्नी खोई है तो हमने भी हमारी बेटी जैसी बहू खोई है। रुद्र और रेहान ने अपनी माँ को खोया है। जिस वक्त रेहान को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने उसे दोषी ठहराकर उसे खुद के नफरत की वजह बना दी है। यह तुम्हारी आज तक सबसे बड़ी गलती है जिसे तुम सुधारना नहीं चाहते। और आज तुमने अपने बड़े बेटे से जिस लहजे में बात की, यह बिल्कुल मुनासिब नहीं था। आकाश जी उनकी बात शांति से सुन रहे थे। वह रुद्र के बारे में सुन कहते हैं, लेकिन पापा, रुद्र ने मेरी कौशल्या का सपना तोड़ना चाहा। आकाश जी के इतना ही कहते ही दिग्विजय जी गुस्से में कहते हैं, रुद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप शायद भूल रहे हैं। वह जितना कड़क गुस्से में हो, लाख बुरा हो, लेकिन अब भी उसके अंदर कौशल्या के संस्कार हैं, आदर्श हैं। वह कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे उनकी माँ के नाम को ठेस पहुंचे। और रही बात कौशल्या के आश्रम की, तो जानने के लिए बता देता हूँ, आश्रम की जमीन के बगल वाले हिस्से में एक दलदल बन चुका है, जो अब आश्रम के लिए खतरा बनते जा रहा था। और साथ ही आश्रम के आसपास कुछ ऐसी बीमारी और वनस्पति के अभाव के कारण आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए खतरा हो चुका है। यह सारी बात जैसे रुद्र को पता चली, उसने आश्रम दूसरी बेहतर जगह शिफ्ट करने का आर्डर दिया और साथ ही मुझसे इस बारे में बात की। वह भले ही पुराना आश्रम खाली कर रहा था, लेकिन वहां के रहने वाले लोगों को नुकसान के लिए नहीं, उनकी भलाई के लिए। इस बात की खबर सिर्फ रुद्र और मुझे है। आश्रम में रहने वाले लोगों को कोई डर ना हो, इसलिए यह सारी बात उनसे छुपाई है। रुद्र का इरादा अपनी माँ के सपनों को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे और फूलता फलता देखना है। आपकी तरह सबको अभी रुद्र गलत लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन यह सारी सच्चाई लोगों के सामने आएगी, उन्हें तब रुद्र के फैसले पर नाज होगा। दिग्विजय जी अपनी बात पूरी कर आकाश जी की तरफ देखते हैं। वह अभी अपनी सोच में गुम थे। उनके चेहरे के भाव से यह साफ था कि उन्हें अब अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन अपने इतने सालों के दर्द के पीछे उसे दबाते हुए वह फिर से कहते हैं, लेकिन यह सारी बातें उसने मुझसे कहनी चाहिए थी। आखिर वह आश्रम मेरे देख रेख में है, उसने मुझसे पूछा तक नहीं। उनकी बात सुन दिग्विजय जी उनकी बेवकूफ़ी पर हल्का हंस देते हैं। वह समझ जाते हैं कि इतने सालों के रिश्तों में पड़ी धूल ऐसे अचानक तो नहीं धुलने वाली। अब चाहे रुद्र लाख सही, लेकिन धूल पड़े चश्मे से तो सब धुंधला ही दिखेगा। वह यह सुन आकाश जी को देख कहते हैं, उसने मुझसे पूछा था और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मेरे फैसले पर भी सवाल उठाने की जरूरत है। दिग्विजय जी का यह कहना आकाश जी को निःशब्द कर देता है। वह हर फैसले को नकार सकते थे सिवाय अपने पिता के। आकाश जी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए वहां से चले गए। दिग्विजय जी आज यह सब देख काफी हर्ट थे, अंदर से परिवार के लिए टूट नहीं सकते थे। वह वही बेड पर आकर लेट गए। रुद्र क्या करेगा, आन्या के साथ
क्या मोड़ लेगा बाप बेटे का रिश्ता? जानने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।